बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अली रज़ा और आज हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी यानी एक्टिनोथेरेपी। और आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ आईडीसी या इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट या गैल्वेनिक करंट या इसके साथ में सब मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। एसएचएस लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 है। ओके, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हमने देखनी है उसके अंदर नंबर 1 पे है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स। बेसिकली इसके हमने आज इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि अगर हम आईडीसी यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो नंबर 1 पे सेंसरी नर्व है, नंबर 2 पे मोटर नर्व्स हैं, नंबर 3 पे डीनर्वेटेड मसल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, पोल जो यूज़ करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, एंड केमिकल इफ़ेक्ट्स। स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स। ओके, अभी तक हमने आपने जो फैराडे करंट के बारे में पढ़ा था वो कम्प्लीटली किसको स्टिमुलेट कर रहा था, मोटर नर्व्स को। ठीक है, जितने भी करंट्स हैं ये तमाम नर्व्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो उसी तरह से ही क्योंकि करंट हम अप्लाई कर रहे हैं तो करंट हमारी बॉडी में से पास कर सकता है, गुजर सकता है, तो ये सेंसरी नर्व को भी स्टिमुलेट करता है। यूजुअली जो हम इम्पल्सिस यूज़ करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। उसकी वजह से आपके पास जो इफ़ेक्ट आता है वो मार्क्ड आता है। स्टैबिंग और बर्निंग सेंसेशन आती है स्किन के ऊपर। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जब भी आप सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट किया गया है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, फैराडे करंट में भी रिफ्लेक्स वैसोडायलेशन होती है और रिफ्लेक्स वैसोडायलेशन के रिजल्ट में स्किन पे एरिथमा अपेयर होता है। एक दफ़ा और चीज़ बता दूं, स्टैबिंग सेंसेशन आएगी, रेडनेस अपेयर होगी, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सेंसरी नर्व्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करता है। उसकी मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो ड्यूरेशन है इम्पल्स का वो सेंसरी नर्व को प्रॉपर्ली स्टिमुलेट नहीं कर पाता है, तो एज सच इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा सेंसरी नर्व्स के मामले में। मोटर नर्व्स जी, नंबर 2 पे हमारे पास मोटर नर्व्स हैं। आईडीसी मोटर नर्व्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, और मोटर नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो डेफिनेटली जो स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स है वो आपको मिलेगी उसके नतीजे में। जो स्टिमुलाई हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो यूजुअली इनफ्रीक्वेंट होता है, जिसकी वजह से जो ब्रिस्क कंट्रैक्शन आपको मिलेगी। ब्रिस्क कंट्रैक्शन के बाद डेफिनेटली आपके पास जो मसल स्टिमुलेट होते हैं या नर्व स्टिमुलेट होती है वो फौरी तौर पे क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आइसोलेटेड कंट्रैक्शंस मिलेंगी, और आइसोलेटेड कंट्रैक्शंस का हमें जो बेनिफिट है वो प्रॉपर नहीं होता, हमें जो इफ़ेक्ट रिक्वायर्ड होता है वो हमें इसके नहीं मिलते। फैराडे करंट के अंदर जो हम करंट यूज़ कर रहे होते हैं वो उसकी इंटेंसिटी स्लोली राइज करती है, स्लोली डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्व्स अकोमोडेट कर जाती हैं, प्लस सडन राइज। ठीक है, मोटर नर्व्स, जब नर्व्स को हम स्टिमुलेट करते हैं, नर्व्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो इंटेक्ट नर्व्स जो होती हैं वो उसमें अकोमोडेशन ऑफ फिनोमिना ऑफ अकोमोडेशन होता है। ठीक है, तो और एज़ कम्पेयर टू जो आपकी जो इसमें जो वेव फॉर्म है, बेसिकली ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म के ऊपर। फैराडे करंट के अंदर आपकी जो वेव फॉर्म जो उसकी शेप जो होती है उसमें राइज जो होता है वो सडन होता है और सडन फॉल होता है, जबकि गैल्वेनिक करंट के अंदर जो आप स्टिमुलस यूज़ करते हैं उसके अंदर ग्रेजुअल उसका राइज होता है, ग्रेजुअल फॉल होता है। तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्टिवनेस है मोटर नर्व की स्टिमुलेशन की वो प्रॉपरली नहीं होती। तो सडन राइज, स्लो राइज और स्लो डिक्रीज़ की वजह से प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं आती है मोटर नर्व्स के थ्रू, क्योंकि मोटर नर्व उसके थ्रू प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं होती। अब मेनली बात करते हैं डीनर्वेटेड मसल्स की। जो गैल्वेनिक करंट है, मॉडिफाइड आईडीसी है या डायरेक्ट करंट जो है, हम उसको मेनली जो यूज़ करते हैं वो डीनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज़ करते हैं।
डिपेंड करता है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन के ऊपर। जो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस हमें ऑब्टेन होती हैं वो स्लगिश होती हैं, यानी कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं मिलती है। प्लस इसके साथ जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो भी स्लो होती है। उसकी मेन रीज़न क्या है कि जो इसकी वेव फॉर्म होती है, जो आप करंट अप्लाई करते हैं वो स्लोली राइज करता है, स्लोली डिक्रीज़ करता है। तो उसी तरह से ही आपको स्लो कंट्रैक्शन और स्लो रिलैक्सेशन मिलेगी। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ अकोमोडेशन मार्क्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो अकोमोडेशन का फिनोमिना है वो नर्व्स के ऊपर होता है, और वो कौन सी होती हैं? जो इंटैक्ट नर्व्स होती हैं। अब यहाँ पे आप मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे नर्व स्टिमुलेट नहीं हो रही। तो जब नर्व मौजूद ही नहीं है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो चाहे आप इसके अंदर जो वेव फॉर्म, चाहे कोई भी वेव फॉर्म यूज़ कर लें, जिसका स्लो राइज हो, स्लो डिक्रीज़ हो, सडन राइज हो, सडन डिक्रीज़ हो, उसका अकोमोडेशन क्या फिनोमेना उस पर अंदर बिल्ट नहीं होता। प्लस इसके अंदर सेलेक्टिव इम्पल्स की यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि सेलेक्टिव इम्पल्स क्या होती है। सेलेक्टिव इम्पल्स सेलेक्टिव इम्पल्स वो इम्पल्स होती है जिसकी इंटेंसिटी को और जिसके टाइम ड्यूरेशन को, दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं, उसको हम सेलेक्टिव इम्पल्स कहते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। वो कहते हैं अगर करंट स्लोली राइज करता है तो डीनर्वेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऑब्वियस है। बट ये इनर्वेटेड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन डेवलप नहीं करेगा। अभी हम इसकी ऊपर रीज़न डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्यों नहीं करेगा। क्योंकि जो नर्व्स हैं, जो इनर्वेटेड मसल्स होते हैं, उनकी नर्व इंटैक्ट होती है, और नर्व के अंदर एक तो अकोमोडेशन का फिनोमिना आ जाता है, प्लस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए आपको सडन राइज और सडन फॉल रिक्वायर्ड होता है। सो इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की इम्पल्सेस यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फैराडे करंट। तो इसके अंदर जो छोटी जो इम्पल्स है वो भी कितने मिली सेकेंड्स की होती है? 100 मिली सेकेंड की होती है। इससे हम बड़ी इम्पल्सेस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 300 मिली सेकेंड्स और 600 मिली सेकेंड। तो उससे क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही जो इनर्वेटेड मसल्स हैं वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन एलिमिनेट हो जाएगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो आइसोलेटेडली डीनर्वेटेड मसल्स करेंगे। पोल पोल का रोल है, अभी तक हम जितना भी पढ़ते रहे वहाँ पे जो हमारे पास एक्टिव पोल जो था वो होता था कैथोड, लेकिन यहाँ पे एनोड जो है उसके थ्रू हमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस मिलती हैं। ऑथर ये कहता है कि उसकी रीज़न अननोन है, बट नॉट ऑलवेज़ का मतलब यह कि आपको अगर कैथोड के साथ नहीं मिली तो फिर आपको एनोड के साथ मिल जाएगी। और यूजुअली हम कैथोड यूज़ करते हैं फैराडे करंट के अंदर। अगर वही रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो उसमें समटाइम्स कॉन्ट्रैक्शंस नहीं मिलती, फिर हम एनोड की तरफ जाते हैं। ओके, जो मेरी ओपिनियन इसके अंदर ये है, उसमें ये हो सकता है कि नर्व मौजूद नहीं है तो ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो कैथोड क्योंकि नेगेटिव चार्ज के साथ होता है तो इसलिए वो बड़ा रैपिड रिएक्ट करता है, उसको नर्व नहीं मिलती तो उस तरह से प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। एक और चीज़ भी हो सकती है कि वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव आयन मौजूद हो सकते हैं जो कि नेगेटिव आयन को रिपेल करते हैं, और जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होता। नंबर 3, सोडियम आयंस बाहर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, तो वहाँ पे इसको जो अगर पॉजिटिव पोल यूज़ करते हैं तो वो उसको रिपेल करता है कि सोडियम आयन अंदर जाएं और जो अंदर की नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करें। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। केमिकल इफेक्ट, अभी हमने बात की आयंस की, जब भी आयंस फ्लो करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है। और केमिकल रिएक्शन होता है तो डेफिनेटली डेंजर ऑफ बर्न है। अगर हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ आयंस होता है वो कांस्टेंट होता है, नॉन स्टॉप होता है, सिंगल डायरेक्शन के अंदर होता है, और लार्ज नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहे होते हैं? फ्लो कर रहे होते हैं।
तो इस वजह से उसके अंदर आपके पास जो ख़तरा है केमिकल बर्न का वो बढ़ जाता है। इसीलिए ही हम वहाँ पे फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई, मॉडिफाइड करके इसकी डायरेक्शन को इस तरह से बनाया गया कि जो डेंजर ऑफ बर्न है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और उसको कम करने के लिए डीपोलराइज्ड इम्पल्स जनरेट की गई, ताकि उस डीपोलराइजेशन के अंदर रिवर्स जो वेव होती है वो रिवर्स हो जाती है, और जो केमिकल फॉर्मेशन होती है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ये हमारा एक मैसेज है। अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यूड है। ओके, अब डीपोलराइजेशन का फिनोमेना यूज़ किया। डीपोलराइजेशन के साथ आपके पास कुछ फिनोमेना डेवलप होंगे। वो कहते हैं अगर रिवर्स वेव इक्वल है फॉरवर्ड वन के, यानी कि जो डीपोलराइज्ड है उसका डेरिवेशन और जो पोलराइज्ड पार्ट था स्टिमुलस का, अगर वो इक्वल है तो जो केमिकल बनता है वो क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो डेंजर ऑफ वन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर रिवर्स वेव लेस है फॉरवर्ड वन की निस्बत, तो उसकी वजह से एक डिफरेंस जनरेट होगा, जनरलाइज डिफरेंस जनरेट होगा, केमिकल फॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पे। और जब केमिकल फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे डेंजर ऑफ बर्न हो सकता है। ओके, इन केस के आपके पास जो टाइम पीरियड है दोनों का इक्वल है, फॉरवर्ड वन का और रिवर्स वन का। तो जब दोनों के दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, टाइम इक्वल होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव टाइम जब इक्वल होगा तो रिजल्टेंट ज़ीरो निकलेगा। प्लस इन केस वो कहते हैं कि आपके पास इंटरवल्स लॉन्गर है देन इम्पल्सिस। इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि जब एक इम्पल्स आती है, दो इम्पल्सिस के दरमियान अगर आपने वहाँ पर कोई ब्रेक दिया है, पॉज दिया है, और उस पॉज के बाद दोबारा से इम्पल्स आई है, उसका ड्यूरेशन, वो जो इम्पल्स का ड्यूरेशन था उसको हम नोट करते हैं। अगर इंटरवल का टाइम ज़्यादा है, यानी कि ब्रेक ज़्यादा टाइम के लिए आई है, तो उससे क्या होगा, करंट ग्रेजुअली अपने आप को क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा, और डेंजर ऑफ बर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लस अब अगर वहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी वजह से लेस आपके पास केमिकल फॉर्मेशन हुई है, तो उसका एक और बेनिफिट मिलता है कि स्किन इरिटेशन क्या होती है, लेस होती है, और जो पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है। ये हमारे आज के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स थे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप और आपके अहल खाना खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।